Good morning, children. Today I am going to teach class 10 geography, chapter 6, topic classification of industry. आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसके सब टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में. List the various manufactured product you use in your daily life such as transistors, electric bulbs, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles, medicines and so on. If we classify the various industrial based on a particular criterion, then we would be able to understand their manufacture better. हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें उपयोग में लाते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, सब्जियां है, सीमेंट है, ग्लास है, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, दवाइयाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं. इनको अगर हम अलग अलग कैटेगरी में बांटें तो इसी से हमको पता चलता है कि इंडस्ट्री कितने टाइप के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, अगर हम कच्चे पदार्थ के आधार पर अगर हम किसी चीज़ को बांटते हैं तो उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं. एक है एग्रो बेस्ड और दूसरे हैं मिनरल बेस्ड. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल. अगर कृषि आधारित अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें कपास है, उसमें ऊनी चीज़ें हैं, उसमें जूट है, उसमें सिल्क टेक्सटाइल है, उसमें रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी और खाने पीने वाली जो है उपयोग खाने वाली तेल आ जाते हैं. अब मिनरल वेस्ट खनिज आधारित कहें, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स और पेट्रोकेमिकल्स. तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स पे दो टाइप में बांटा, एक एग्रो बेस्ड और दूसरा मिनरल वेस्ट. अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, basic or key industry which supply their product or raw material to manufacture other goods, example iron and steel and copper smelting, aluminum smelting. अगर हम लोग उसको अगर आधारभूत में माने, अगर मान लिया जाए जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप होते हैं, बेसिक और की इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, ऐसे आयरन एंड स्टील और कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इस पे बहुत दूसरे सारे इंडस्ट्री जो है सेटअप होते हैं. और उसी में एक है कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर. इसमें जो उपभोक्ता उसका सीधे तौर पे उपयोग करते हैं, जस्ट लाइक शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स, फैंस, etc. On the basis of capital investment, a small-scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the asset of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed is ₹1 crore. जो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, जिसको हम लोग लघु उद्योग कहते हैं, तो उसमें अधिक से अधिक पैसे का निवेश किया जा सकता है. वो एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं. इसमें इसका जो है पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो बदला जा सकता है. इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 करोड़ रुपये तक की इसकी अधिकतम से अधिकतम लागत होती है. अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपये से ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अगर हम लोग मालिकाना हक के आधार पर कहेंगे यानी स्वामित्व के आधार पे, तो उसको भी हम लोग अलग अलग सेक्टर में बांटते हैं. एक पब्लिक सेक्टर और दूसरा है आपको जॉइंट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी. पब्लिक सेक्टर जो सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है, सरकार के द्वारा संचालित होती है, जैसे कि भेल और शेल. भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और एक सेल जो है, तो ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. तो जो किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति के हाथों में होती है उसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, जो निजी हाथों में होती है. टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री. और एक है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री विच आर जॉइंटली रन. Classify the following into two groups on the basis of bulk and weight of raw material.
इसको दो आधार पर बांटा गया है, एक है भारी उद्योग और एक है हल्के उद्योग। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल etc इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है जिसमें आपको कपास, जूट, सिल्क, ऊनी वस्त्र, चीनी, खाने पीने वाले तेल, उसमें दूसरे तरह के उद्योग, ये सभी आपको रॉ मटेरियल से ही इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। हमारे देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कृषि के बाद टेक्सटाइल का बहुत बड़ा स्थान है। बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 14% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 14% लोगों को रोज़गार इसमें मिलता है। 35 मिलियन पर्सन्स डायरेक्टली, द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा जो है लोगों को रोज़गार प्रदान करने वाला जो क्षेत्र है वो आपको इस सूती वस्त्र उद्योग ही है, कपड़ा उद्योग। करीब इसमें 35 मिलियन लोग जो है इसमें इंगेज हैं। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अबाउट 24.6%। इसमें विदेशी आय है वो आपको 24.6% है। इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स जीडीपी। हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है जिसको जीडीपी कहते हैं, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था का एक मेजरमेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें इसका योगदान 4% है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू। ये एक ऐसा उद्योग है जो अपने आप में आत्मनिर्भर है। चेन दैट इज कॉल्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, यानी इसमें सबसे ज़्यादा उत्पाद और सबसे ज़्यादा इसका मूल्य इसी चीज़ों में है। हम कॉटन टेक्सटाइल के बारे में बात करें। इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वेयर प्रोड्यूस्ड विथ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। प्राचीन काल से ही कपास का बहुत महत्व रहा है। ये जो वस्त्र उद्योग है इसमें इसकी कताई, इसकी बुनाई ये होता रहा है। हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स कैम इनटू यूज़। लेकिन 18वीं सदी में जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो ये पावर पे जनरेट होने लगे, तो इनको हैंडलूम की जगह पावर लूम कहा जाने लगा। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। लेकिन औपनिवेशिक शासन काल में हमारे देश का वस्त्र उद्योग की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। बिकॉज दे शुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में मिल में जो बने हुए कपड़े होते थे उससे हमारे देश में हाथ से बने हुए कपड़े प्रतियोगिता में पिछड़ने लगे। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश इन मुंबई इन 1854। भारत में सबसे पहले जो सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई वो बम्बई में 1854 में। द टू वर्ल्ड वॉर्स वेयर फॉट इन यूरोप, इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी, देयर वाज ए डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके। दो विश्व युद्ध के दौरान हमारे देश की जो वस्त्र था उसका मांग जो है यूके में बहुत बढ़ा। हैंस दे गेव ए बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो हमारे देश में जो सूती वस्त्र उद्योग को एक गति मिली और इसका विकास हुआ। एज ऑन 30 नवंबर 2011 देयर वेयर 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री। 30 नवंबर 2011 में 1946 कॉटन और ह्यूमन मेड फाइबर्स टेक्सटाइल मिल अभी वर्क कर रहे हैं। अबाउट 80% ऑफ दिस आर इन द प्राइवेट सेक्टर एंड द रेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर। 80% ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और उसमें जो बाकी है रेस्ट उसमें पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस there are several thousands
स्मॉल फैक्ट्रीज विथ 4 to 10 लूम्स। इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी काम हो रहा है, उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर भी काम कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर, ये सब मिला कर करके इसमें सबकी अपनी अपनी जो है भागीदारी है। इन द early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra. शुरुआत में जब ये विकास कर रहा था तो इसके क्षेत्र जो है खास कर करके जो कॉटन टेक्सटाइल के जो बेल्ट हैं उसका क्षेत्र वो महाराष्ट्र एंड गुजरात। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी। तो शुरुआत में इसके जो कॉटन जिसकी खेती होती थी मूल रूप से वो महाराष्ट्र और गुजरात में, तो ज़्यादातर जो है वहाँ की उपलब्धता के कारण, बाज़ार की उपलब्धता होने के कारण, बंदरगाह होने के कारण वहाँ इनका विकास ज़्यादा हुआ और ज़्यादातर मिलें जो है इसी के इर्द गिर्द खड़ी हुई। मॉइस्ट क्लाइमेट दैट इज़ कॉल्ड कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन। यहाँ की जो मिट्टी में नमी थी वो इसके फसल के लिए उपयुक्त थी, इसलिए कॉटन का खेती भी ज़्यादातर वहीं हुआ। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विथ एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स ए लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and shaving। इसमें कॉटन बॉल को में जो है कॉटन से बहुत सारे लोग इंगेज हुए, कोई उसमें प्लकर्स के लिए, कोई गिनिंग के लिए, कोई स्पिनिंग के लिए, तो वीविंग के लिए, डाइंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए। यानी एक चीज़ों के बदले में बहुत सारे लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट हुआ, रोजी रोटी मिली। द इंडस्ट्री बाय creating demands support many other industries such as chemicals and dyes। इसमें केमिकल, डाई, मिल, स्टोर्स, पैकेजिंग, मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, इसमें डाई वाले को काम मिला, इसमें केमिकल वाले को, इंजीनियरिंग वाले को काम मिला। यानी एक इंडस्ट्री के सेटअप होने से बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हुए। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designings of weaving in cotton, silk, zari, embroidery etc। जबकि स्पिनिंग का काम जो है ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में हुआ और इसकी बुनाई जो होती वो ज़्यादातर इसी क्षेत्र में ही विकास किए। स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल सिल्क स्किल्स एंड डिज़ाइन ऑफ वीविंग इन कॉटन, लेकिन जो बुनाई था हमारा वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था। सिल्क, जड़ी, एम्ब्रॉयडरी, और ये जो सिल्क, जड़ी, एम्ब्रॉयडरी का काम था वो तो कहीं भी होता था। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। भारत का जो सूत था वो दुनिया की बेहतरीन सूतों में से एक थी। बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स, लेकिन उसकी जो बुनाई होती थी उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती थी। एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn प्रोड्यूस इन द कंट्री, वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। तो अच्छी क्वालिटी की जो हमारे यहाँ सूत होती थी या फैब्रिक यार्न जो होती थी वो बाहर फॉरेन चली जाती थी और हमारे पास जो बहुत अच्छी किस्म की नहीं होती थी वो देश में रह जाती। इस कारण हमारे जो वीविंग था कपड़े वो उतने अच्छे नहीं बन पाते थे। और ये होते थे क्या, हैंडलूम, पावरलूम और मिल में। द हैंड स्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। हमारे देश में जो हाथ से जो बुनाई होती है, हाथ से जो चरखा काट करके जो कपड़े तैयार होते हैं सूत काट कर करके, तो हैंड स्पन खादी का डिमांड ज़्यादा था, उसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हुए और ये कॉटेज इंडस्ट्री को एक काफ़ी सपोर्ट किया। एक वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूम इज पावर दैन पावर लूम एंड हैंडलूम। तो हमारे देश में भी अब हैंडलूम के जगह पावरलूम को ही क्यों इतना अधिक तरजीह दिया जा रहा है। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान, अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया, USA, UK, रसिया, फ्रांस, ईस्ट
यूरोपियन कंट्रीज नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्री। भारत से जो है यहाँ का जो यार्न है, यहाँ की सूत जापान को जो है आपको जो है निर्यात की जाती है। और साथ में हमारे देश से जो आयात करवाने वाले देश हैं, जो हमारे देश से बाहर जो कॉटन के कपड़े जाते हैं, वो देश हैं यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकन देश। तो आज हम लोगों ने जो है इंडस्ट्री का टाइप पढ़ा कि किस तरीके से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं, ऑनरशिप बेस्ड होते हैं जो है, और इसमें हमने कॉटन मिल्स के बारे में पढ़ा कि उसके बेल्ट कहाँ कहाँ हैं और किस किस जगह पे उसकी ज़्यादा फैसिलिटी होने की वजह से वहाँ वो काफ़ी अपना राइज किए और इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयड हुए। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।